गुड मॉर्निंग। तो रेडी हो गए आप लोग? हमको उम्मीद है कि कल आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा, एक अलग ही एक्साइटमेंट होगा, एक अलग टाइप का आनंद आया होगा उस टेस्ट को देने में, है ना। एक्चुअली ये टेस्ट जो हम प्लान किए थे बस फ्यूचर को ही देखते हुए कि हम लोग आगे जेईई मेंस का, एडवांस का, नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है ना वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अभी से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी का एक स्टार्ट था और आगे धीरे 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 इसमें हम और इम्प्रूवमेंट करते चले जाएंगे। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है आगे के टेस्ट में भी। तो वेट करना है आपको कि आगे का टेस्ट कब होने वाला है। लेकिन कल जो टेस्ट हुआ उसमें हमेशा की तरह कुछ स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर हमको टाइप करने में थोड़ा लेट हो गया, या फिर कुछ अदर इश्यूज़ थे। एक बार टाइप हम किए तो फिर कुछ कट हो गया, डिलीट हो गया। हम जानते हैं, वी नो दैट वी आर ह्यूमन एंड मिस्टेक्स, एरर्स आर हैबिट ऑफ ह्यूमन, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हम लोग इंसान हैं, इंसान से गलती होती ही है। गलती करना तो हमारी आदत है, बट इंसान का एक अच्छा पहलू, एक अच्छा हैबिट ये भी है कि अपने गलती से सीख लेना, अपनी गलती को सुधारना और अपने आप को विकसित करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को निखारना। पहले टेस्ट में जिसने गलती की थी कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसने अपने गलती को सुधारा और सेकंड टेस्ट में वो पहले से बेटर नज़र आए, है ना। अब सेकंड टेस्ट में जबकि लगभग चीज़ बिल्कुल ऑनलाइन हो चुका था, तो उस समय कुछ टाइप में किसी को किसी चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हमको पता है हुआ होगा। 80% 70% स्टूडेंट ने परफेक्ट 100% जैसा वो चाह रहे थे वैसा टेस्ट दिए, लेकिन 30% टेस्ट को 30% स्टूडेंट को कुछ न कुछ चीज़ में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। बट अपनी गलती से आपको सीख लेना है। हमारा जो फ्यूचर हमको बुला रहा है, हमको कुछ इसी टाइप की चीज़ें वहाँ पर हमको मिलेंगी, तो उसके लिए अभी से ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। धीरे धीरे कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है यार। अभी तो ये सेकंड टेस्ट था, अभी देखो ना हम कितना टेस्ट लेते हैं और हर टेस्ट में कुछ ना कुछ हम न्यू करने जा रहे हैं, ताकि आप जब उस टेस्ट में बैठोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा घर का टेस्ट है। कितना टेस्ट दे चुके हैं ऐसा। तो वो जो डर है ना, वो जो बड़ा टेंशन का माहौल होता है कि कैसा होगा, कंप्यूटर होगा, कैसे स्क्रीन पे आएगा, कैसे लिखेंगे, तो वो सब आपके मन से निकल जाए, क्योंकि पहले ही आप इतना टेस्ट दे चुके होगे कि वहाँ पर ना वो डर वर का टेंशन तो ख़त्म हो गया। फुल्ली कंसंट्रेशन हमारा कहाँ पर होगा? टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। पैटर्न हमको पहले से पता है, बहुत टेस्ट दे चुके हैं, अनुभव है बहुत सारा। तो वो जो गलती करने का चांस है ना कि क्वेश्चन हमको आ रहा था बट टाइप करने में मिस कर गए, तो इधर मिस कर गए, तो वो सब चीज़ जो है एकदम ना के बराबर हो जाना चाहिए। यही एक मेरी कोशिश है। और जो है हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारा टेस्ट लेने वाले हैं। जल्दी हम आपको नेक्स्ट टेस्ट का भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हाँ अगला टेस्ट कब होगा। 5, 6, 7 लेक्चर या 6 लेक्चर इसके बाद का जैसे होगा हम टेस्ट ले लेंगे। लेकिन टेस्ट का डेट हम इधर ही अनाउंस करने वाले हैं, 1-2 दिन में अनाउंस करने वाले हैं कि नेक्स्ट टेस्ट कब होगा। तो जिन लोगों से ये हल्का फुल्का जो कुछ स्टूडेंट से गलती हुआ कि टाइप करने में मिस हो गया, या फिर जो भी अपनी गलती है, अपनी गलती से आपको क्या करना है? सीख लेना है और अगले टेस्ट में अपने आप को और मजबूत बना के पेश करना है ना। पिछले वाली गलती से आपको सीखते चले जाना है और 2, 3, 4 टेस्ट के बाद आपको परफेक्ट होते चले जाना है, ताकि हम जब भी वो टेस्ट में बैठें तो अपना बेस्ट दे सकें, है ना। तो चलो अभी तो हम लोग कुछ पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में, है ना। कल जो भी क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में देखे थे उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से हम लोग देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे गौर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था एडजॉर्प्शन इज ए प्रोसेस। नहीं, एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस है। तो इसका आंसर हमने आपको बताया था कि पार्टिकल आता है तो एनर्जी निकल जाती है, एनर्जी अगर आता है तो पार्टिकल निकल जाता है ना। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन के बारे में बोला जा रहा है। तो एडजॉर्प्शन में हम जानते हैं पार्टिकल आता है, एनर्जी चली जाती है, और जिसमें एनर्जी चली जाती है
हीट चली जाती है, हीट एग्जिट हो जाती है, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा भाई? बी नंबर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नहीं, फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो गया? बी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज ए करेक्ट इक्वेशन फॉर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नहीं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सा है? तो करेक्ट इक्वेशन क्या था भाई? log x बाय m इज इक्वल टू 1/n इंटू log p प्लस log k, है ना। ये जो आपका मेन इक्वेशन था, x बाय m इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n, इसी का लॉगरिदम फॉर्म में लाए थे ना, सॉल्व करते 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 फिर इसको हम लाए थे। तो ये भी हमारा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था, और इसी इक्वेशन को उल्टा पुल्टा करके हम दिए हुए हैं बहुत सारे ऑप्शन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। नहीं, log x बाय m इज इक्वल टू 1/n इंटू log p प्लस log k। तो सेकंड का ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पर। रिवर्स ऑफ दिस ऑप्शन इज कॉल्ड, रिवर्स ऑफ दिस ऑप्शन, नहीं, रिवर्स ऑफ दिस ऑप्शन इज कॉल्ड। दिस ऑप्शन समझ रहे हो? पार्टिकल का आना एडजॉर्प्शन, अब पार्टिकल का निकल जाना दिस ऑप्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन और डिसऑप्शन एक दूसरे का उल्टा था। एडजॉर्प्शन का उल्टा डिसऑप्शन, डिसऑप्शन का उल्टा एडजॉर्प्शन। तो तीसरा का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। ठीक है, रिवर्स ऑफ डिसऑप्शन इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो तीसरा का आंसर क्या हो गया भाई? बी नंबर। चलिए हम लोग फोर्थ देखते हैं। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमने आपको बताया था कि डेल्टा एच वैल्यू क्या होता है भाई? निगेटिव हो जाता है। नहीं, क्योंकि हीट निकल जाता है तो बाद वाला हीट कम हो जाता था, और जब भी हम लोग डेल्टा एच निकालेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट निकल जाता है। तो हीट स्टार्टिंग में अगर 10 जूल है तो निकल के अब कितना बचेगा? मान लेते हैं 5 जूल बचा, तो फाइनल ये है F 5, इनिशियल 10। नहीं, अब 5 में 10 कीजिएगा तो कितना आएगा? माइनस। तो डेल्टा एच हमेशा क्या आ जाता था? माइनस आ जाता था। तो ये आपका था कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? देखो, निगेटिव सी ऑप्शन है आपका। तो चौथा का हो गया सी, फोर्थ का हो गया आपका सी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग देखो। अच्छा, ये आंसर हम लिख भी दें क्या? लिखते चले जाते हैं। फर्स्ट का आपका क्या था? फर्स्ट का आपका था बी, है ना। आंसर अगर देखा जाए तो फर्स्ट का आपका क्या था? बी था। सेकंड का ऑप्शन क्या था भाई? डी, है ना। 2 का डी था आपका। थर्ड क्या था हम लोग का? थर्ड का बी, और फोर्थ का निगेटिव मीन्स सी। चलो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए आप स्क्रीन पे हम भेजते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, गैसेस आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। इन दिस केस चारकोल इज, इन दिस केस चारकोल इज।
बोलता है क्या, गैस को चारकोल के सरफेस पे डाल रहे हैं। एग्जाम्पल आपको याद है, तो गैस चारकोल के सरफेस पर जा रहा है, तो जो जाता है उसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, और जो जिसके सरफेस पर आता है उसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि चारकोल के सरफेस पर गैस आया है, नहीं, चारकोल के सरफेस पर, इसका मतलब है कि चारकोल बनने वाला है एड्सॉर्बेंट, और एड्सॉर्बेंट आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो फिफ्थ का हो जाएगा आपका आंसर बी, नहीं। चलो 6 क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े। स्क्रीन पे देखिए, ए सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ charcoal due to which heat of adsorption becomes 199.3 किलोजूल पर मोल than adsorption is। नहीं, देखो बोलता है क्या, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर आता है, और सरफेस पर आने से ना 199.3 किलोजूल पर मोल हीट इवॉल्व हो जाता है। नहीं, हम जानते हैं जो भी हीट इवॉल्व होता है उसको हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं, और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन अगर 80 से 240 किलो जूल पर मोल के बीच में हुआ, 80 से 240 किलो जूल पर मोल के बीच में हुआ, तब उसको हम लोग कहते थे केमिकल एड्सॉर्प्शन। नहीं, केमिकल एड्सॉर्प्शन के एरो पॉइंट में हम आपको बताए थे कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो निकलने वाली उष्मा होती है वो 80 से 240 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। तो ये जो निकलने वाली उष्मा है, निकलने वाला हीट है, मीन्स हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ये आपका 80 टू 240 किलो जूल पर मोल के बीच में है। इसका मतलब है कि ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एड्सॉर्प्शन। चलिए 7th वाला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे भेज रहे हैं। When we plot the graph between logs m and log p for the adsorption, then what will be the slope? नहीं, ये तो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पर क्वेश्चन हो गया, तो आपको इक्वेशन तो अच्छे से याद होगा। log x by m is equal to 1 by n into log p plus log k। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे आ रहा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं, और ये m जो है यही स्लोप है, और स्लोप देखिए कितना है 1 बाय n, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई, 7 का हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो स्लोप है, जब हम लोग log x बाय m और log p के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो हमारा m के जगह पे, स्लोप के जगह पे 1 बाय n आ रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप हमारा क्या होगा, c होगा, 1 बाय n होगा, और 7 का वो ऑप्शन नंबर डी है। तो आपका 7 का आंसर होगा 1 बाय n, मीन्स ऑप्शन डी। 8 देखिए स्क्रीन पे आ रहा है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सत्य है, इन द फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट। ठीक है, कौन सही है, देखिए हम लोग सीखे थे कि सॉर्प्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। नहीं, तो एक पॉइंट हम आपको बनाए थे, एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू सॉर्प्शन, क्योंकि सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एड्सॉर्प्शन भी होता है, मतलब सरफेस पर भी आता है, और एब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब अंदर भी चला आता है। तो सॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, इसलिए हम लोग लिखे थे सॉर्प्शन इज इक्वल टू एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो अब इस चारों आप जो है ऑप्शन में देखो, तो पहला ऑप्शन है एड्सॉर्प्शन प्लस एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू सॉर्प्शन, रॉन्ग। सेकंड है एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू सॉर्प्शन, ये भी रॉन्ग। सी ऑप्शन अगर देखिए गया तो लिखा हुआ है सॉर्प्शन माइनस एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। सी नंबर ऑप्शन में अगर हम गौर करते हैं तो लिखा हुआ है सॉर्प्शन माइनस एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन। नहीं, तो अगर एड्सॉर्प्शन को हम उधर कर दें तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन तो हो गया, एब्जॉर्प्शन प्लस एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू एड्सॉर्प्शन सॉर्प्शन। तो ये हम लोग देख रहे हैं सी नंबर ऑप्शन में हम लोग क्या देख पा रहे थे कि ये सॉर्प्शन माइनस एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन था, इसको उधर किया हमने तो प्लस हो गया, और अब देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन प्लस एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू सॉर्प्शन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये सही है। तो आपका 8 का हो गया सी नंबर। चलिए 9th हम आपको स्क्रीन पर भेज रहे हैं, आप देखो 9th कहता है कि ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ऑन द y एक्सिस बिलो देन ऑरिजिन देन इट्स इक्वेशन कैन बी, है ना। एक सरल रेखा जो है y एक्सिस को ऑरिजिन के नीचे से काट रहा है ना, ऑरिजिन के नीचे से, ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा x एक्सिस हुआ। तो स्ट्रेट लाइन
वाई एक्सिस को ऑरिजिन के नीचे से कट कर रही है, तो हम जानते हैं ऑरिजिन के नीचे से अगर कट की तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस, हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर हमारा ऑरिजिन के नीचे से गया तो c तो माइनस होगा, तो c अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाना चाहिए। और ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में अगर आप गौर करो तो तीनों ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में आपका c के जगह पे देखो -6 है, सेकंड ऑप्शन में देखिएगा c के जगह पे आपका -6 है, और थर्ड ऑप्शन में भी देखो c के जगह पे आपका -10 है। इसका मतलब है कि ये तीनों जो ऑप्शन आपका दिया गया है a, b और c, तीनों में देख रहे हैं कि -6 और -10 है। इसका मतलब तीनों का तीनों हो सकता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तब जब स्ट्रेट लाइन हमारा ऑरिजिन के नीचे से चला जाए। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल, और वो है डी नंबर। तो 9 का आपका हो जाएगा आंसर डी। नहीं, चलो अब 10th क्वेश्चन को हम आपको स्क्रीन पे भेज रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10th क्वेश्चन है आपको भेज रहे हैं इक्वेशन पे, एब्जॉर्प्शन इज ए, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, एब्जॉर्प्शन इज ए। तो एब्जॉर्प्शन क्या था भाई, इंटरनल पार्ट में जाता था, पूरे इंटरनल पार्ट में जाता था। अब पूरा इंटरनल पार्ट बड़ा होता था, इसलिए हम लोग उसको कहते थे बल्क फिनोमिना। तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा आपका बल्क फिनोमिना, और वो है ऑप्शन नंबर आपका ए। तो 11 का हो जाएगा आपका ए। चलिए 12th क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे डाल रहे हैं। 12th क्वेश्चन है, क्या है भाई, एडजॉर्प्शन आइसोबार गिव्स द रिलेशन बिटवीन, नहीं, अब एडजॉर्प्शन आइसोबार जो है, एडजॉर्प्शन आइसोबार हम लोग पढ़े थे जस्ट पिछले वाले क्लास में, और हमको पता है कि ये अधिशोषण की मात्रा और टेम्परेचर के बीच में, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब x/m और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, डी, है ना, डी है। तो आपका 12th का हो जाएगा डी। चलिए 13 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग देखें। अब 13 क्वेश्चन है, when charcoal is dipped into the concentrated solution of KCl then it produce, ठीक है। अब ध्यान दो अच्छे से, हम लोग क्या कर रहे थे, दो टाइप का एडजॉर्प्शन पढ़े थे, एक आपका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक आपका नेगेटिव एडजॉर्प्शन। फिजिकल और केमिकल भी पढ़े थे, लेकिन ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि ये एग्जांपल में हम आपको चारकोल को भी बुला के दिखाए थे, है ना। और इसमें क्या किए थे, चारकोल को जब हम लोग डालते थे KCl के गाढ़े सॉल्यूशन में ना, तब ज़्यादा KCl सरफेस पर आता था, जिससे सरफेस का कंसंट्रेशन क्या होता था, ज़्यादा बढ़ जाता था। इंटरनल पार्ट में थोड़ा मोड़ा वाटर जाता था, लेकिन सरफेस का कंसंट्रेशन बढ़ता था। और वैसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो इंटरनल पार्ट से, उसको कहा जाता था पॉजिटिव आपका एडजॉर्प्शन। और देखो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कौन सा ऑप्शन में दिखा हुआ है भाई, सी नंबर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 13, और 13 का हो जाएगा सी, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। चलिए 14 क्वेश्चन हम आपको भेज रहे हैं। चलिए 14 क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हम बोले थे आपका धूल का दीवार पर आना, धूल दीवार पर आएगा भी, टॉवल से झाड़ दो निकल भी जाएगा, मतलब आना और जाना दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स रिवर्सेबल। और रिवर्सेबल है ऑप्शन नंबर ए। तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नहीं, चलिए 15 हम लोग देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, in the following which is गिब्स इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना गिब्स समीकरण है। तो गिब्स समीकरण क्या था भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसी को उल्टा पुल्टा करके हम दिए हुए हैं, आप देखो कि कौन सा ऑप्शन में आपका करेक्ट जा रहा है। तो वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। नहीं, तो 15 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग 16 देखें। 16 है, इन विच प्रोसेस
रेट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। हम आपको एब्जॉर्प्शन में बताए थे कि इस एब्जॉर्प्शन में क्या था रे, स्टार्टिंग में रेट बढ़ता था लेकिन इक्विलिब्रियम तक फिर क्या होता था, घटता चला जाता था। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता था कि रेट पूरा प्रोसेस के दौरान लगभग क्या होता था, सेम, और वो है ऑप्शन नंबर ए। तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 हम आपको भेजते हैं। अब 17 क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ, इन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ एन इज। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में याद करो था x/m इज इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1/n, नहीं, और n का वैल्यू क्या था यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 लिखा चुके थे मैं आपको। तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन में आपका जो n का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। 18 क्वेश्चन क्या है भाई, इन द फॉलोइंग विच इज ए स्लो प्रोसेस। फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम आपको बताए थे धूल आता था, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं, फटाक से होता था, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में हमने लिखाया था फास्ट प्रोसेस। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में हमने आपको बताया था केमिकल एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्बेट है और वो जो एडजॉर्बेंट है दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है और केमिकल बॉन्ड बनने में टाइम लगता है, तो वो स्लो प्रोसेस होता है। तो आपका केमिकल एडजॉर्प्शन इसका राइट आंसर होगा। तो और वो है शायद ऑप्शन नंबर आपका बी। देखो तो हाँ 18 का आपका बी में केमिकल एडजॉर्प्शन स्लो प्रोसेस, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए 9th हम लोग देखें। इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फॉर एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, तो भाई वही है log x/m इज इक्वल टू 1/n इंटू log c प्लस log k। इसमें थोड़ा ना कुछ हमको न्यू याद रखना है, हमको अच्छे से पता है कि ये जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में बस यहाँ पर p के जगह पे c कर देना है, तो ये हमारा करेक्ट इक्वेशन है। और आप देख पा रहे हैं कि ये किसी में भी नहीं है, नहीं, चारों ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, मतलब 19 का डी। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ देखो, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। हमको अच्छे से पता है ये कौन है, इंट्रॉपी, और इंट्रॉपी है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके सारे क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता दिए, आप खुद कैलकुलेट कर लिए होंगे कि आपको कितना मार्क्स आने वाला है, ठीक है। और हम जितने भी लोग आंसर दे पाए हैं, कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग का लीगल आंसर है जो टाइम पर दे पाए, हल्का फुल्का थोड़ा मेरा आगे पीछे हम चलो मैनेज कर लेंगे। हम जान रहे हैं कि आप हड़बड़ में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का गलती किए होंगे, तो बहुत ज़्यादा कुछ का आंसर 12:10 में पहुंच रहा था मेरे पास, तो भाई वो तो हमको थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका जो जेईई मेंस है, जो एडवांस का है वो एग्ज़ाम में। तो खैर चलिए, वो अभी है लेट, हम लोग के पास टाइम है, तो धीरे धीरे सुधरेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम टाइट करके तो रखेंगे कि उतना लेट का जो है ना थोड़ा मुश्किल है उसको जांचना। तो जो थोड़ा लीगल जो हमारा जितना भी आंसर हमको मिल पाया, हम कोशिश करेंगे कि सबको जो है नाम और उसका नंबर हम डिस्प्ले कर दें आपका। तो अभी तो आप कैलकुलेट कर ही लिए होंगे कि आपको कितना मार्क्स आने वाला है, और किसका कितना कितना मार्क्स आया है ये हम आपको पब्लिश कर देंगे। कल रहने दो, हो सकता है कि कल थोड़ा सा काम वाम ये सब थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए वो सब चीज़ में, क्योंकि सबका आंसर हमको देना है। तो संडे को गैप रहेगा, संडे को छुट्टी दे देंगे, तो मंडे को हम आपको पब्लिश कर देंगे सबका आंसर कि किसका किसका कितना आया है, ठीक है। और ऐसे तो आपको पता चल ही गया होगा, बस फॉर्मेलिटी अब है कि स्क्रीन पे देखना है आपका नाम आपको कि हाँ मेरा कितना मार्क्स आया। तो हम आपको स्क्रीन में डिस्प्ले कर देंगे कि कितना कितना नंबर आया है किनका किनका, लेकिन मंडे को, ओके। कल भी रहने तो, कल थोड़ा हो सकता है कि हड़बड़ी हो जाए, लेकिन मंडे को हम आराम से सबका आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो, तो इसको हम हटा दें अब।
चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि एडजॉर्प्शन के बारे में कितना पॉइंट हम लोग पढ़े वो सब एक एक करके लिख लेते हैं हम लोग। इसमें से 8 पॉइंट आप जानते हो, तो थोड़ा तेज़ी से हम लोग देख लेंगे, लेकिन 2 पॉइंट जो है वो न्यू आने वाला है, हल्का सा न्यू, समझ तो आप आराम से जाओगे ही, लेकिन हाँ वो 2 पॉइंट हम लोग अभी तक नहीं लिखे हैं, वो हम लोग लिखने वाले हैं। लेकिन पहला जो 8 पॉइंट है वो आप जानते हो, तो हम लोग बड़ी तेज़ी से सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एडजॉर्प्शन का वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हेडिंग दिया जाए, important points about adsorption। ठीक है, important points about adsorption and adsorption from सॉल्यूशन फेज, दोनों का। ठीक है, देखो 2 एडजॉर्प्शन आप लोग पढ़े थे। एक तो एडजॉर्प्शन जो आप हवा में कर रहे हो, गैस में कर रहे हो, और फिर हम लोगों ने क्या किया था, वही सेटअप को, एडजॉर्बेंट को हमने कहां पर डाल दिया था, सॉल्यूशन में डाल दिया था। तो हमने उसका हेडिंग दिया था एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एक तो नॉर्मल एडजॉर्प्शन हुआ जो हम लोग गैस में करेंगे, यहाँ पर करेंगे, हवा में करेंगे, और एक होगा सॉल्यूशन के अंदर करेंगे। तो एडजॉर्प्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख ले रहे हैं, और दूसरा एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, दोनों इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो अच्छा देखो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो कि एडजॉर्प्शन क्या था भाई, एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के सतह पे आना। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो ग्रीन वाला गैस है, ये ग्रीन वाला गैस देखो चारकोल, जो कि ब्लैक वाला है आपका चारकोल, देखो चारकोल के सरफेस पर आ रहा है। नहीं तो एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर आना एडजॉर्प्शन कहलाता था। अच्छा, एडजॉर्बेट किसको बोलते थे भाई, जो सतह पे आता है। तो देखो कौन आ रहा है, ग्रीन वाला या ब्लैक वाला। तो ग्रीन वाला जो गैस है वो देख रहे हैं कि ब्लैक वाला जो चारकोल है उसके सरफेस पर आ रहा है, तो जो हरा वाला है वो ग्रीन वाला जो है वो कहलाएगा एडजॉर्बेट, क्योंकि वो सतह पर आ रहा है। और वो जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, जो चारकोल है उसके सरफेस पर आया है, तो वो कहलाएगा आपका एडजॉर्बेंट। तो जो सरफेस पर आता है वो एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पर आता है वो एडजॉर्बेंट। चलो भाई जाओ। और हम लोग का यार मस्त एग्जाम्पल अपना दूध बिस्किट तो है ही, दूध आया एडजॉर्बेट, और बिस्किट के सतह पर आया तो बिस्किट हमारा हो गया एडजॉर्बेंट। एक एक करके सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते चले जाते हैं। लेते हैं डेफिनेशन ही, है ना, सारा पॉइंट आप लोग को अच्छे से रेडी रखना है। ओके, आगे जो टेस्ट हम लेने वाले हैं ना, उस टेस्ट में हम फोकस करेंगे लेक्चर नंबर 15 से लेकर लेक्चर नंबर 20 या 21 तक, जहाँ तक हो पाए। ठीक है, बट पीछे का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 14 से पहले, उसका भी हम कुछ क्वेश्चन आपको डालेंगे ताकि आपके मन में रहे कि वहाँ से भी क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उसको रिवाइज करके रखो। चूँकि आप इतने अच्छे से उसको रिवाइज किए हो ना, तो आगे अगर हल्का सा हाफ एन आवर, आधा घंटा भी उसमें अगर दे दीजिएगा तो पूरा का पूरा इमेज आपके माइंड में आ जाएगा, है ना। और ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का कि पढ़ भी लिए, समझ भी लिए और याद भी रख लिए। एक होता है कि भाई पढ़ लिए चलो ठीक है, समझ भी लिए, लेकिन उसको माइंड में हम नहीं रख पा रहे हैं, तो आप थोड़े से कमज़ोर हैं। बट अगर आप पढ़ के समझने के बाद अगर अच्छे से आप अपने माइंड में रख लिए, मतलब आप याद टाइप का कर लिए, तो आप बेस्ट हो। तो अभी इस टेस्ट के बहाने आप जो है पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करके रखे हुए हो, तो आगे तो हम बढ़ेंगे, लेकिन पीछे को हम लोग को कमज़ोर नहीं कर देना है, पीछे पे हमको कम निगाह नहीं देना है। हल्का सा आधा घंटा 2-3 दिन के बाद फिर हाफ एन आवर दे दिए, फिर 2-3 दिन के बाद फिर हाफ एन आवर दे दिए, आधा घंटा दे दिए, तो उससे क्या होगा, सारा का सारा चीज़ आपका फिर से माइंड में चला आएगा। तो मेन फोकस हमारा रहेगा आगे के लेक्चर्स पे, 15 से लेके 20 जो भी है, बट पीछे के भी लेक्चर से हम कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन डालने वाले हैं, तो आप पूरा अच्छे से रेडी रखना। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग एडजॉर्प्शन का जो डेफिनेशन है वही दे देंगे कि वैसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे आता है उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताओ हमको क्या सीखा था, ये सब पीछे का लेक्चर का है। सेकंड पॉइंट था कि एडजॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन में पार्टिकल आता है, एनर्जी निकल जाती है, और जिसमें एनर्जी निकले उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ एन
एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आप पढ़े हुए हैं इसलिए तेज़ी से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना है तो यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नहीं, चलिए आइए थर्ड पॉइंट, एडजॉर्प्शन के बारे में। थर्ड पॉइंट आपने क्या सीखा था? एडजॉर्प्शन कहाँ पर होता है? सरफेस पर, इंटरनल पार्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सतह पर होने वाली घटना है। इसीलिए थर्ड पॉइंट आप लिखे थे इट इज ए सरफेस फिनोमिना, है ना। ये क्या है भाई? सरफेस फिनोमिना है। हिंदी में लिखेंगे यह सतह पर होने वाली एक घटना है ना। यह सतह पर होने वाली एक घटना है। चलो फोर्थ पॉइंट हमको बताओ। फोर्थ पॉइंट आपको बताए थे कि एडजॉर्प्शन में जनरली, है ना, एडजॉर्प्शन में क्या होता है भाई? एडजॉर्प्शन में क्या होता है? जनरली सरफेस पर आता है। इस वजह से सरफेस पर भीड़, सरफेस पर घनत्व, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल जो था वो निगेटिव का भी था, इसलिए हम लोग बोले थे कि जनरली जो है ना वो एडजॉर्प्शन में सरफेस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है इंटरनल पार्ट से, मतलब सरफेस पर भीड़ क्या होगा? बढ़ जाएगा इंटरनल पार्ट से। ये हमारा चौथा पॉइंट था। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन एडजॉर्प्शन जनरली द concentration, oh y छूट गया, concentration of surface becomes greater, नहीं, becomes greater than internal part। सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है किससे भाई? इंटरनल पार्ट से। तो हम लोग बोलेंगे अधिशोषण में सामान्यतः सतह का सांद्रण, है ना, सतह का सांद्रण आंतरिक भाग से अधिक हो जाता है ना। अधिशोषण में सामान्यतः सतह का सांद्रण जो है वो क्या होता है रे? इंटरनल पार्ट से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सतह पर आया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। नोट्स में जो आपको ना लास्ट में इसको लिखना है, पूरा जो हम लोग पढ़े हैं ना उसका एकदम शॉर्ट में देखो रिकैप कर लिए, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो तो आप फट से ले लिए। इसको हम हटाएं जल्दी से। अब फिफ्थ पॉइंट सोचो क्या था? फिफ्थ पॉइंट था ये पता है, ये लेक्चर नंबर आप 3 में पढ़े हो। जिस समय एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बता रहे थे उस समय हम आपको ये सब पॉइंट लिखाए थे। तो याद करो उसमें चौथा पॉइंट जो था, ठीक है, यहाँ का 5वां पॉइंट बनने वाला है, शायद वहाँ का भी 5वां पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको बहुत अच्छे से समझाए थे कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जिस समय सतह खाली है, जिसमें बिस्किट का सतह खाली है, उस समय जो दूध आता था वो बड़ा तेज़ी से आता था, क्योंकि सरफेस खाली था तो बड़ा तेज़ी से आता था। लेकिन जैसे जैसे सतह भरने लगता था, मतलब जिस समय इक्विलिब्रियम आने लगता था, तब फिर हम लोग देखते थे कि प्रोसेस क्या हो गया? स्लो हो गया। तो एडजॉर्प्शन का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वही जो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि स्टार्टिंग में जब सरफेस खाली था, जब सतह खाली था, तो बड़ा तेज़ी से आ रहा था, दन 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 आ रहा था। तो एडजॉर्प्शन क्या हो रहा था? हाई। इनिशियली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? हाई। और जब इक्विलिब्रियम आने लगेगा, जब एंड होने लगेगा, जब सरफेस आपका फुल होने लगेगा, तब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मतलब स्लो हो जाएगा ये प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस का रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो आपको याद आ गया होगा नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लें, जो कि पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो है 5th नंबर, वो है इनिशियली रेट ऑफ adsorption is very high, very high।
है ना। इनिशियली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी हाई, स्टार्टिंग में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत हाई होता है जिसमें सरफेस खाली होता है, देन लेकिन इसके बाद जो है देन इट डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम, है हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, प्रारंभ में अधिशोषण की दर अत्यधिक उच्च होती है, अत्यधिक उच्च होती है लेकिन साम्य अवस्था तक, इक्विलिब्रियम स्टेट का हिंदी हो गया, साम्य अवस्था तक घटती जाती है। हो गया। अब चलो 6th पॉइंट, नोट पॉइंट में आप लोग सीखे थे, एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके रे, प्रेशर के, नहीं, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, प्रेशर के। अगला पॉइंट क्या सिखाए थे बोल दे, जो कि एडजॉर्प्शन बार तक काम देता रहा। एडजॉर्प्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, नहीं, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था भाई, प्रेशर के, और एडजॉर्प्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, टेम्परेचर के। अच्छा, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज में आपने पढ़ा था कि अधिशोषण की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, जहां पर प्रेशर है वहीं पर क्या आ जाता था, कंसंट्रेशन। और फ्रेंडलिश ने तो और अच्छे तरीके से बताया कि सिर्फ कंसंट्रेशन के नहीं, कंसंट्रेशन पर पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो खैर एडजॉर्प्शन का जो मात्रा है, एडजॉर्प्शन जो है वो कंसंट्रेशन के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये आपका आ गया एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के लिए। ये सब तो आप लोग गैस मतलब हवा में जो एडजॉर्प्शन हुआ था उसके लिए पढ़े, बट ये पॉइंट हमारा आ गया कहाँ, किस चीज़ के लिए रे, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज के लिए। तो हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे, एडजॉर्प्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके भाई, कंसंट्रेशन के, ठीक है। 8 पॉइंट हो गया हम लोग का। एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रेशर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, कंसंट्रेशन के, सांद्रण के, गाढ़ापन के, मीठापन के, जो बोलना है आपको। चलो इसका स्क्रीनशॉट फट से लो, इसको हटा दो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो तो तब आगे बढ़े हम लोग। ले लिए, हटा देते इसको। अब यहां से 2 पॉइंट न्यू, देखना अच्छे से उसको कि वो पॉइंट क्या है। 9th पॉइंट है कि हमारा जो एडजॉर्प्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सो सिंपल, बहुत आसान है भाई। देखो 2 एडजॉर्बेंट ले रहे हैं, ये एक एडजॉर्बेंट, इसका देखो सतही क्षेत्रफल, सिर्फ ऊपर वाला अगर लेते हो पूरा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका देख लो तो सरफेस एरिया मतलब सतही क्षेत्रफल, मतलब ऊपर वाला जो सतह है, देखिए इसमें सतह क्या है भाई, कम है, लेकिन इसमें जो सतह है ना वो क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपल सा बात है, अगर इसमें सतह अगर कम है, अगर सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया अगर कम है तो इसमें जो पार्टिकल सब आएगा वो कम आएगा, और पार्टिकल्स का आना एडजॉर्प्शन है, तो पार्टिकल अगर कम आ रहा है तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा। और अगर इसका सरफेस बड़ा है, इसका सतह अगर बड़ा है ना, सरफेस एरिया अगर बड़ा है, बड़ा बिस्किट है ये, नहीं तो इसके सतह पर क्या होगा भाई, ज़्यादा दूध आने वाला है, ज़्यादा दूसरा सब्सटेंस आने वाला है। तो चूंकि इसमें सतह बड़ा है तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आया, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा आया, पार्टिकल ज़्यादा आया, दूसरा पदार्थ ज़्यादा आया, तो एडजॉर्प्शन भी तो ज़्यादा हुआ। तो अगर सरफेस एरिया, एस का मतलब सरफेस, ए का मतलब एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो एडजॉर्प्शन भी देख रहे हैं कि ज़्यादा। तो देख रहे हो दोनों अपना भाई लग रहा है, अगर ये कम तो ये भी कम,
अगर ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये एक दूसरे का क्या है, समानुपाती है। ओके, तो इसलिए हम आपको लिखा दिए कि एडजॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके रे, सरफेस एरिया के। और किसके सरफेस एरिया, तो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया। तो इसलिए हमने लिखा है एडजॉर्प्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा कण सब आएगा और उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। इसी वजह से एडजॉर्प्शन जो है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, बस ठीक है। 10th क्वेश्चन, अब देखो 10th क्वेश्चन क्या है। एक बार बता, तू ही लोग बता, एडजॉर्प्शन में क्या होता था रे, एक सब्सटेंस आता था दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर। अच्छा, जो आता था उसको हम कहते थे एडजॉर्बेट, जिसके सरफेस पर आता था उसको कहते थे एडजॉर्बेंट। तो ये सब जो आया है, ये सब हुआ एडजॉर्बेट और ये हुआ एडजॉर्बेंट। हमको ये बता दे कि एडजॉर्प्शन जो है ना किसके नेचर पर डिपेंड करेगा, एडजॉर्बेट के नेचर पर या एडजॉर्बेंट के नेचर पर। सोच के बताओ, इस दोनों में से किसके नेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब भाई कि अगर तू यहाँ पर कोई पदार्थ लेता है और उसकी जगह पे इसका नेचर को बदल दे, प्रकृति को बदल दे, मतलब अगर दूसरा पदार्थ तुम अगर ले लोगे तो क्या एडजॉर्प्शन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लो ना, सपोज करो यहाँ पर आप दूध ले रहे हो, आपका एडजॉर्बेट जो है ना अभी दूध है, तो आपको क्या लगता है कि दूध जितना सतह में घुसेगा, अगर दूध के जगह पे दूसरा एडजॉर्बेट आप शहद ले लो तो क्या शहद भी उतना ही घुसेगा। अच्छा, शहद के जगह पे तीसरा कुछ ले लो, गैस ले लो, क्या गैस उतना ही जाएगा। अच्छा, गैस के जगह पे चौथा चीज़ ले लो, आप वाटर ले लो सपोज कीजिए, तो क्या वाटर उतना ही जाएगा। ना 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 भाई, हम देख रहे हैं कि मिल्क से ज़्यादा गाढ़ा जो है ना वो आपका शहद है, तो शहद थोड़ा सा कम जाएगा। पानी पतला है तो पानी ज़्यादा चला जाएगा। तो अगर एडजॉर्बेट तू बदल देगा तब तो अधिशोषण भी बदल जाएगा, किसी में कम अधिशोषण होने लगेगा, किसी में ज़्यादा अधिशोषण होने लगेगा। इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है कि एडजॉर्बेट कैसा है। दूध में केस अलग होगा तो पानी में केस अलग होगा, तो शहद में केस अलग होगा, तो गैस में केस अलग होगा। इसका मतलब है कि एडजॉर्प्शन जो है ना एडजॉर्बेट पर निर्भर करता है। अच्छा, एडजॉर्बेंट पर निर्भर करेगा, बिल्कुल। कैसे? अगर एडजॉर्बेंट तो बिस्किट लेता है तो आपको क्या लगता है बिस्किट में जितना जाएगा सरफेस पे, इस बोर्ड में उतना ही जाएगा। जितना इस बोर्ड में जाएगा आपको क्या लगता है बेंच में उतना ही जाएगा। ना 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 भाई, एडजॉर्बेंट अगर तुम बदल दोगे ना तो सरफेस सतह पर जो जाने का जो मात्रा है ना वो भी इधर उधर होने लगेगा, किसी में ज़्यादा जाएगा किसी में कम जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एडजॉर्प्शन जो है ना दोनों पर निर्भर कर रहा है कि कौन आ रहा है और किसके सतह पर आ रहा है। नहीं, एडजॉर्प्शन दोनों बात पर डिपेंड कर रहा है कि कौन आ रहा है मतलब एडजॉर्बेट कौन है, और किसके सतह पर आ रहा है मतलब एडजॉर्बेंट कौन है। तो एडजॉर्प्शन दोनों पर डिपेंड करेगा, एडजॉर्बेट पर भी और एडजॉर्बेंट पर भी। लिखते हैं हम लोग इस पॉइंट को। लिखेंगे हम लोग एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन both nature of adsorbate as well as nature of adsorbent। ठीक है, हिंदी में अगर लिखोगे तो अधिशोषण, ठीक है, इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं अधिशोषण की मात्रा, अधिशोष्य जिसको आप एडजॉर्बेट कहते हो, अधिशोष्य, तथा एडजॉर्बेंट को क्या कहते हैं रे, अधिशोषक। अधिशोषक दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है,
अधिशोषण की मात्रा, अधिशोष्य तथा अधिशोषण दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है ना, दोनों पर, कौन आ रहा है और किसके सरफेस पे आ रहा है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने एक बार देख लिया, जिसमें कि मैक्सिमम पॉइंट हम लोग को आता था। अब कुछ हम लोग न्यू पॉइंट देखे, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तो ले लिए। चलो, अब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब लास्ट में हम आपको एक काम देते हैं। हर चैप्टर में आपको पता है, क्लास में भी ऐसा हम लोग करते थे कि कुछ होमवर्क हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन खुद का कुछ होना चाहिए कि खुद से हम कुछ टॉपिक को बनाएं, खुद से बुक को पढ़ के, इंटरनेट से, कहीं और से हम क्या किए, कोई टॉपिक को खुद से डील किए। तो ये खुद से पढ़ने का जो कला है ना, ये आगे बहुत काम देने वाला है। आगे जब आप इंजीनियरिंग करोगे या फिर कुछ भी जो करोगे ना, तो उसमें सेल्फ स्टडी, खुद से अगर आपका पढ़ने का अगर आदत नहीं रहेगा ना, तो वहाँ पीछे होने लगोगे। इस वजह से कुछ ना कुछ खुद से पढ़ना है। तो चलिए, हम आपको एक होमवर्क दिए थे, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, याद है? हाँ, वो दिए हैं हम, जब भी आओगे हम चेक करेंगे, ठीक है। चेक एक बार तो हो चुका है तुम लोग के साथ, सारे क्लास में याद करो क्या कौन सा होमवर्क दिए थे हम, जिसमें तुम लोग बना के नहीं आया था, तो अच्छा खासा तुम लोग का बैंड बजा है, ठीक है। तो देखना, एग्जाम्पल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये मत समझना कि हम भूल गए हैं, सर एग्जाम्पल दिए थे, दिमाग से सर का निकल गया होगा। हमको पक्के अच्छे से याद है कि हम एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन में एक एग्जाम्पल दिए थे, 2 एग्जाम्पल हम आपको बोले थे कि हाँ आप ढूंढ के लाना, ठीक है। उसी कड़ी में एक और होमवर्क दे रहे हैं हम आपको, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के उपयोग, कहाँ कहाँ पर अधिशोषण का उपयोग होता है, कम से कम 5 ढूंढ के लाना है। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो आप बुक से, नेट से ढूंढिएगा, फिर उसको अपने शब्द में अच्छे से उसको सजाना है, और फिर आपको 5 पॉइंट लिखना है। अधिशोषण के उपयोग, है ना। इसको अगर हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे रे? अधिशोषण के उपयोग, ये आपको अच्छे से करना है। 5 उपयोग की कहाँ कहाँ पर अधिशोषण का उपयोग होता है, मतलब ये जो सतह पर आने का जो प्रक्रिया है ना, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, 5 आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट क्या लोगे तो याद ही रहेगा, अगर लेना है तो ले लो। और उसके बाद एक पेज छोड़ देना अपने नोट्स में, और तब फिर जो अभी हम लिखाने वाले हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब थोड़ा सा बस, बाकी हम कल पढ़ेंगे हम लोग। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, सरफेस केमिस्ट्री, है ना। इस सरफेस केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट जो पहला है उसको हमने नाम दिया सरफेस केमिस्ट्री 1, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री 1, ये सबसे बड़ा पार्ट था। सरफेस केमिस्ट्री 1 में हमको क्या पढ़ना था भाई, तो एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, etc, ये सब हमको पढ़ना था सरफेस केमिस्ट्री 1 में, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री का पहला पार्ट और जो सबसे बड़ा वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब जो है हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री 2। इसमें
इसमें जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री 2। हाँ, इस पे जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट हल्का हल्का हम आपको बोले भी थे। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन बस वो खड़ा रहेगा और खड़ा रहने से उस रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट या फिर स्लो। लेकिन ये ना सबसे बड़ा झूठ है। इसी चैप्टर में आगे सीखने वाले हो कि कैटलिस्ट का जो हम लोग ये पढ़ते हैं कि वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, गलत बात है। मस्त हिस्सा लेता है, ज़बरदस्त तरीके से हिस्सा लेता है। अब वो कैटलिस्ट क्या कोई बाबा है क्या? मंत्र पड़ेगा बू, रिएक्शन फास्ट हो गया, फिर दूसरा मंत्र पड़ेगा तो मतलब रिएक्शन स्लो हो गया। ऐसा थोड़े कि कोई बाबा जी हैं उसके पास मंत्र है, मंत्र पड़ा रिएक्शन फास्ट, मंत्र पड़ा रिएक्शन स्लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये भी प्रोसेस में हिस्सा लेता है, लेकिन क्यों हम बोलते हैं कि भाई ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, बस खाली खड़ा रहता है और रिएक्शन को फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है। इसके पीछे की कहानी जस्ट 1-2 क्लास के बाद आप लोग को पता चलने वाला है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल भी देते थे कि आप खा रहे हो खाना खा रहे हो, थोड़ा सा अचार मिल जाए, नहीं तो अगर थोड़ा सा अचार मिल जाए तो जो खाने का जो रफ्तार है आपका वो क्या होगा, उसको मतलब इतना अच्छा सेंट है उसका, इतना अच्छा टेस्ट रहता है कि उसको अगर सिर्फ कुछ नहीं करेगा, उस सिर्फ प्लेट में अगर रहा ना, तो प्लेट में रहने से आप थोड़ा सा फास्ट कर दोगे खाना, थोड़ा सा आप ज़्यादा खा लोगे। तो वो जो अचार तो लिया, अचार किसके लिए लिया? पेट भरने के लिए। कभी तक ऐसा अभी तक कभी आप सुने ऐसा कि कोई आदमी से आप पूछ रहे हो, कोई आया उससे पूछे कि क्या खाया भाई, तो बोल रहा है चावल और अचार, इतना चावल इतना अचार। मतलब अचार क्या पेट भरने के लिए होता है? अचार कोई ऐसा आदमी है यार जो कि अचार खाया है पेट भरने के लिए? ना। अचार बस थोड़ा सा प्लेट में अगर है ना तो उसके रहने से आपका खाना फास्ट हो जाएगा। वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, वो पेट में जा नहीं रहा है। मान लो थोड़ा थोड़ा पैसे थोड़ा ले लिए तो उसका क्या, कुछ हटाओ यार। लेकिन अगर वो भी बोल दे कि नहीं तुमको नहीं देंगे, खाने ही नहीं देंगे, बस हम प्लेट में रखेंगे, तो हम बोले रख दो ना भाई, बस प्लेट में तुम रहने दो। प्लेट में अगर रहेगा ना, उसका स्मेल से थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर देंगे खाना, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? कैटलिस्ट। क्योंकि उसके आने से रिएक्शन क्या हो गया, थोड़ा सा फास्ट। अच्छा खा रहे हो, छिपकली का पूंछ गिर जाए आपके प्लेट में, तो आपका क्या हाल होने वाला है? तो आप कुछ भी खा रहे होगे यार, आप मान लो आप अपना फेवरेट चीज़ ही खा रहे होंगे, जो भी कुछ खा रहे होंगे, लेकिन जैसे गिरेगा तो स्टॉप, खाना रुक गया। अच्छा आपका वो क्या कर रहा है बताइए? तो वो आपके प्लेट में साइड में पड़ा है, रहने दो, खाओ तुम। लेकिन अगर छिपकली का पूंछ अगर गिर गया यार प्लेट में साइड में ही है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं खाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि वो छिपकली का पूंछ आपके प्लेट में सिर्फ है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, आपका बस वो खाली बस साइड में क्या है, पड़ा हुआ है। लेकिन उसके आने से आपका खाना स्टॉप, आपका रिएक्शन रुक गया। तो वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट कर दे या स्लो कर दे, दोनों कैटलिस्ट कहलाता है। अचार रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहना। और छिपकली का पूंछ चूंकि रिएक्शन को स्टॉप कर दे रहा है, तो उसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। तो कैटलिस्ट 2 टाइप का होता है। जस्ट कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हल्का सा शॉर्ट में हम आज आपको बता दिए, कल बड़ी डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो वही कैटलिस्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि वो पदार्थ जो रिएक्शन में ठीक से हिस्सा नहीं लेगा, खाली बस वहाँ पर खड़ा रहेगा, और खड़े रहने से रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा या तो स्लो कर देगा। जो फास्ट करेगा मतलब अचार, उसको कहना पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो घटा देगा वो जो छिपकली का पूंछ है उसको कहना निगेटिव कैटलिस्ट। तो ये फोकस रहेगा हमारा सरफेस केमिस्ट्री 2 पे। फिर जिस रिएक्शन में ऐसा होगा उसको हम लोग कहते हैं कैटेलाइटिक रिएक्शन या कैटेलाइसिस। तो यही सब हम लोग को सरफेस केमिस्ट्री 2 में पढ़ना है, जो कि रिलेटिवली इससे बहुत छोटा टॉपिक है ये। और उसके बाद फिर जो है लास्ट हम लोग देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री 3, और इसमें मेन जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये सब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है।
तो सबसे बड़ा पार्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब ये 2 पार्ट भी हम लोग धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का 3 पार्ट था। सरफेस केमिस्ट्री 1 जो कि हम लोग कंप्लीट कर दिए, सरफेस केमिस्ट्री 2 जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग कैटेलिस्ट, कैटेलाइटिक सॉल्यूशन ये सब पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही आनंद आने वाला है इसमें आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉल्वोइडल सॉल्यूशन, ये भी ज़बरदस्त टॉपिक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अब नहीं, और आज नहीं, कल से मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ये सब कुछ चीज़ को। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल सेम टाइम 11 बजे। आज के लिए इतना ही।